अस्सलामुअलैकुम। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल कंट्रोल ऑपरेशंस का एक पार्ट है जो कि सिग्नल कंडीशनिंग या कन्वर्जन की कैटेगरी में फॉल करता है। इसे इस्तेमाल किया जा सकता है लो एनर्जी के कंट्रोल सिग्नल्स को हाई एनर्जी के कंट्रोल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि फर्दर बहुत बड़े प्लांट्स को चलाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसा कि इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा एम्पेयर्स और बहुत ज्यादा वोल्ट्स के ऊपर ऑपरेट करती हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि जिनकी मदद से ये कन्वर्जन परफॉर्म की जाती हैं उनको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कहते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप की सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ एम्पेयर्स के करंट को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी हासिल की जा सकती है। तो ये डिवाइसेस दो तरह की हो सकती हैं, स्विचिंग डिवाइसेस या कंट्रोल डिवाइसेस। इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग डिवाइसेस को कवर किया जाएगा। स्विचिंग डिवाइसेस की मदद से हम अपने सिस्टम में ऑन या ऑफ करने की सलाहियत एम्बेड कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक मैकेनिकल ऑन ऑफ स्विच होता है जिससे घरों की लाइट्स और पंखे वगैरह ऑन या ऑफ किए जा सकते हैं। तो लिहाजा दो ही स्टेट्स होंगी जो कि स्विचिंग डिवाइसेस प्रोवाइड कर सकती हैं, या ऑन या फिर ऑफ। तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जिससे ऑन या ऑफ की कैपेबिलिटी हासिल की जा सकती है। उसके अलावा GTO है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, और उसके अलावा ट्रायैक। इस सेशन में सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी कि SCR को कवर किया जाएगा। GTO और ट्रायैक आने वाले लेक्चर्स में कवर किए जाएंगे। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या SCR, इसको थायरिस्टर भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल एक डायोड की तरह काम करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना होता है कि इसके अंदर एक तीसरा टर्मिनल भी मौजूद होता है जिसको कहा जाता है गेट। यानी कि एनोड और कैथोड बिल्कुल एक डायोड की तरह, और एक तीसरा टर्मिनल जो कि इसकी कैथोड की तरफ ड्रॉ किया गया है इस सिंबल में, जिसको गेट कहा जाता है। तो किसी भी डायोड की तरह SCR सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्ट कर सकता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर नहीं होती। लेकिन एक ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि आम डायोड में नहीं होती वो SCR में पाई जाती है। यानी कि SCR फॉरवर्ड बायस में करंट को कंडक्ट उस वक्त तक नहीं करता जब तक इसकी गेट के ऊपर एक स्पेसिफिक वोल्ट्स के मुताबिक एक सिग्नल प्रोवाइड न किया जाए। तो इस सिग्नल की गैर मौजूदगी में एनोड कैथोड के ऊपर आप जितना मर्जी करंट गुजारने की कोशिश कर लें या जितना मर्जी बड़ा वोल्टेज इसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर लें, ये कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो ही इसको गेट का एक ट्रिगर सिग्नल सर्टेन वोल्ट्स के मुताबिक प्रोवाइड किया जाएगा तो इसके अंदर से फॉरवर्ड करंट जो है वो गुजरना शुरू कर देगा, प्रोवाइडेड कि एनोड के ऊपर आपने पॉजिटिव साइड लगाई हुई और कैथोड के ऊपर नेगेटिव साइड लगाई हुई है। तो देखा जा सकता है यही सारी बात इस ग्राफ के अंदर किस तरह से बयान की गई है कि वोल्टेज जितना मर्जी आप करते जाएं, लेकिन जब तक ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ये SCR कंडक्ट नहीं करेगा। तो जिस भी मकाम पे आप ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड कर देंगे वहां पर ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। एक सर्टेन वोल्ट्स इसके ऊपर ड्रॉप होंगे जैसा कि एक डायोड के ऊपर ड्रॉप होते हैं, और उस हिसाब से कंडक्शन शुरू हो जाएगी। अब इसकी एक और खास बात है, और वो ये है कि अब जब आप इसको ट्रिगर दे चुके
और ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करना शुरू कर चुका, तो उसके बाद अब भले आप गेट का सिग्नल हटा भी लें तो भी यह फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता ही रहेगा, और उस वक्त तक करता रहेगा जब तक आप इसकी फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज या करंट की जो सोर्स है उसको फिजिकली हटा नहीं देते, बंद नहीं कर देते। तो लिहाजा फॉरवर्ड करंट को रोकना ही इस चीज का सबब बन सकता है कि ये ट्रिगर सिग्नल हटा देने के बाद करंट को कंडक्ट करना फॉरवर्ड बायस में बंद कर दे। तो अब इस फैक्ट की वजह से, इस फीचर की वजह से इसकी डीसी सिस्टम्स के अंदर एप्लीकेशंस बहुत कम हैं, क्योंकि डीसी सिग्नल्स के अंदर अगर इस तरह के किसी कंपोनेंट को लगाया जाता है तो उसके लिए गेट सिग्नल एक अलहदा से किसी कंट्रोलर से जनरेट करना पड़ता है, और उसके लिए हार्डवेयर के अंदर जो पार्ट्स लगते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो बाज़ औक़ात इसकी फिजिबिलिटी नहीं रहती डीसी सिग्नल्स के अंदर इस्तेमाल करने के लिए या डीसी सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। तो आमतौर पर इसको एसी सिस्टम्स के अंदर लगाया जाता है, जिनमें जीरो क्रॉसिंग के ऊपर फॉरवर्ड बायस हटने की एक जो फैसिलिटेशन होती है वो बिल्ट इन होती है। तो आने वाले टॉपिक में देखते हैं कि किस तरह ये पॉसिबल है। तो जब एससीआर को ट्रिगर वोल्टेज देकर ऑन किया जाता है तो उस सूरत हाल में फॉरवर्ड बायस में इसके ऊपर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब यह हुआ कि अब इस एससीआर की फॉरवर्ड बायस में एक सर्टेन रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को आर ऑन कहा जाता है। यह रेजिस्टेंस आमतौर पे 0.25 मिली ओम्स की रेंज में होती है। तो लिहाजा एससीआर फॉरवर्ड करंट गुजरने के जवाब में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना ये फॉरवर्ड करंट ज्यादा होगा उतना ही इसके ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज भी ज्यादा होगा। तो लिहाजा चूंकि इसमें से एक फॉरवर्ड करंट गुजर रहा है और इसके ऊपर एक वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है और इसकी एक सर्टेन रेजिस्टेंस भी है फॉरवर्ड बायस में, उस लिहाज से देखा जाए तो इसके ऊपर एक हीट की फॉर्म में पावर डिसिपेट होगी। वो पावर P इक्वल्स I स्क्वायर R ऑन पावर फॉर्मूला की मदद से निकाली जा सकती है, जबकि R ऑन एससीआर की फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस है। एसी सिस्टम्स की एक एप्लीकेशन कुछ यूं बनाई जा सकती है कि एक लोड को एसी वोल्टेज प्रोवाइड की जाए और साथ में सीरीज में एक एससीआर लगा दिया जाए। अब क्या होगा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो यूजिंग दिस एससीआर लोड के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, कंडक्शन पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है जब इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान एक गेट वोल्टेज या एक ट्रिगर वोल्टेज भी एससीआर को प्रोवाइड किया जाए। तो अब इस एग्जांपल में देखा जा सकता है कि जो ग्राफ है पहले वाला, जिसको फिगर का बी पार्ट के तौर पर यहां पर रिप्रेजेंट किया गया, इसमें पहला सिग्नल देखा जाए तो ये एसी का वो सिग्नल है जो कि सोर्स के तौर पर इस लोड को प्रोवाइड किया गया है। इसके पॉजिटिव साइकिल का अच्छा खासा हिस्सा गुजरने के बाद
ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है और उसकी एक पल्स प्रोवाइड की जाती है। चूंकि इसको ऑन करवाने के लिए एक पल्स ही काफी है, कंटिन्यूअस वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये उसके बाद कंडक्ट करता रहता है। तो इस पल्स देने के बाद लोड के अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, लिहाजा लोड के ऊपर जो वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, इस पॉइंट के बाद से वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। यानी इतने टाइम के बाद जितना एसी सिग्नल का हिस्सा बच गया है, अब वो लोड के ऊपर ड्रॉप होगा। लेकिन कब तक ड्रॉप होगा? ये उस वक्त तक ड्रॉप होता जाएगा जब तक ये एसी सिग्नल जीरो क्रॉसिंग को नहीं पहुंच जाता। तो जो ही ये एसी सिग्नल जीरो क्रॉसिंग को पहुंचेगा, लोड के अंदर से करंट गुजरना बंद हो जाएगा, एससीआर शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। एससीआर नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। उसके बाद एक और जीरो क्रॉसिंग होगी। जीरो क्रॉसिंग होने के बाद फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा और जितने फेज पे हमने पहली मर्तबा ट्रिगर प्रोवाइड किया था, उतने ही फेज पे अब हम दूसरी दफा भी ट्रिगर को प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब लोड पे फिर से एसी वोल्टेज का उतना ही हिस्सा उतने ही टाइम के लिए ड्रॉप होगा और उसके बाद फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल जब जीरो होगा, फिर से ये सिस्टम करंट को कंडक्ट करना छोड़ देगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपने देखा कि एक बहुत छोटा हिस्सा इस एसी सोर्स वोल्टेज का लोड के ऊपर ड्रॉप हो रहा है और जो इसी तरह से बाकी जो हिस्सा बच जाता है, जो लोड के ऊपर ड्रॉप नहीं हो रहा, वो डेफिनेटली एससीआर के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, जिसको वीएससीआर से जाहिर किया गया है लास्ट रो के अंदर। तो अब आ जाएं आप थर्ड वाली फिगर में, जो कि इस फिगर का ओवरऑल थर्ड पार्ट है, जिसको सी फिगर के तौर पे यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें देखा जा सकता है कि वीटी का जो सिग्नल है, जो ट्रिगर सिग्नल है, वो अब बहुत छोटे फेज के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाता है। एसी सिग्नल का कुछ पार्ट गुजरा है और यहां पर ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया गया। तो इस ट्रिगर वोल्टेज के प्रोवाइड करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि करंट कंडक्ट करना शुरू हो गया, सारे सिस्टम में से, सारे सर्किट में से गुजरना शुरू हो गया और अब फिर से उस वक्त तक गुजरता रहेगा जब तक ये एसी वोल्टेज बजाते खुद जीरो नहीं हो जाता। तो जो ही ये एसी वोल्टेज जीरो को पहुंचेगा, कंडक्शन बंद हो जाएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के ऊपर कंडक्शन बिल्कुल नहीं हो सकती। उसके बाद दोबारा से जीरो क्रॉसिंग होगी और दोबारा से जीरो क्रॉसिंग होने के बाद फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा और आप सेम फेज के ऊपर दोबारा से ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और आपको उसी तरह से सेम टाइम के लिए सेम वोल्टेज लोड पर ड्रॉप होता हुआ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सिनेरियो में अब लोड के ऊपर ज्यादा टाइम के लिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो देखा जाए तो अब ओवरऑल वोल्टेज, ओवरऑल पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो लोड को मिल रही होगी वो बढ़ जाएगी। तो पहले वाले केस में जो पावर, जो एवरेज पावर लोड मिल रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कम थी एज कंपेयर्ड विद द लेटर सिस्टम। इसी तरह से एक फुल वेव रेक्टिफायर का सिस्टम भी लगाया जा सकता है एक एससीआर के साथ, ताकि जो पिछली एग्जांपल में नेगेटिव हाफ साइकिल हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसको भी इस्तेमाल किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ब्रिज सर्किट लगा हुआ है, रेक्टिफायर ब्रिज है और उसके आगे लोड लगा हुआ है और उसके आगे इसी तरह से एससीआर लगा हुआ है। उसी तरह से जो लोड को मिलने वाली पावर है, अब उसको वेरी किया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल भी यूटिलाइज हो जाएगा, तो अब लोड को एवरेज पावर जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल रही होगी, वो पहले सिनेरियोज की निस्बत अब ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक स्पेसिफिक ट्रिगर सिग्नल बनाया गया है लास्ट वाले कर्व के अंदर, और दरमियान वाले कर्व में आप देख सकते हैं कि वो वाला पार्ट इस एसी सिग्नल का जो कि लोड के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, वो दिखाया गया है।
तो ट्रिगर जनरेट होने के बाद से लोड कंडक्ट करना शुरू करता है, जीरो क्रॉसिंग होती है, करंट कंडक्ट करना बंद हो जाता है, एससीआर में से कोई करंट नहीं गुजरता। उसके बाद अगला जो साइकिल आता है, जो कि पहले नेगेटिव साइकिल था, अब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। अब चूंकि पॉजिटिव है तो लिहाजा एससीआर के अंदर स्टिल इसको कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। जस्ट उसी सेम फेज के ऊपर अब हमें ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड करना है। उसी सेम फेज के ऊपर जब ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड किया तो एसी सोर्स वोल्टेज का उतना ही हिस्सा दोबारा से लोड के ऊपर ड्रॉप हुआ और फिर जीरो क्रॉसिंग आई, सो एंड सो फोर्थ, ये सिलसिला चलता गया। तो अब आप देख सकते हैं कि इस ट्रिगर सिग्नल की जो टाइमिंग है उसको अगर आप बदल दें, आगे या पीछे कर दें, तो इस लिहाज से लोड के ऊपर ड्रॉप होने वाली जो पावर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कम या ज्यादा की जा सकती है। एससीआर को एक प्रिसाइज वे में ट्रिगर सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए एक सर्किटरी की जरूरत है। अगर इस पिछले सर्किट को देखा जाए, इसके अंदर हम अगर एक ऑप्टो कपलर इनकॉर्पोरेट कर दें, जैसा कि इस फिगर में देखा जा सकता है, तो इसकी मदद से एक प्रिसाइज कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया जा सकता है। तो ऑप्टो कपलर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर एक एलईडी लगी हुई होती है और एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर लाइन ऑफ साइट में लगे हुए होते हैं, यानी कि एलईडी से निकलने वाली रोशनी जब फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर पड़ती है तो एक बेस करंट जनरेट होता है, जिसकी मदद से ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एमिटर जंक्शन में से एक करंट गुजरता है। जितनी ट्रांजिस्टर के ऊपर पड़ने वाली रोशनी ज्यादा होती है, उतना ही ये कलेक्टर एमिटर में से गुजरने वाला करंट भी ज्यादा होता है। इस करंट को आम जुबान में कलेक्टर करंट कहा जाता है। तो लिहाजा यहां पर एलईडी को कंट्रोल करने के लिए, एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए एक वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम लगाया जा सकता है। वैसे ज्यादा बेहतर एक करंट कंट्रोल सिग्नल हो सकता है जो कि एलईडी की ब्राइटनेस को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन चूंकि एक वोल्टेज कंट्रोल सिग्नल से भी हम एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो लिहाजा यहां पर सिस्टम को लेस कॉम्प्लिकेटेड रखने के लिए कंट्रोल वोल्टेज का इस्तेमाल कर लिया गया। तो अब ये कलेक्टर करंट जो कि फोटो ट्रांजिस्टर में से गुजर रहा है, ये इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि ये आगे लगे हुए कैपेसिटर को चार्ज करेगा। अब एलईडी की रोशनी जितनी कम होगी, उतना ही फोटो ट्रांजिस्टर में से गुजरने वाला कलेक्टर करंट जो कि कैपेसिटर को चार्ज करेगा वो भी कम होगा। जिसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो है अब वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है गुजरने वाले करंट को। तो ये रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर के साथ मिलकर एक आरसी सर्किट बना देती है। उस हिसाब से देखा जाए तो अब जितनी ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या जितना इसमें से गुजरने वाला करंट कम होगा, कैपेसिटर एक सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज एक्वायर करने के लिए उतना ही ज्यादा वक्त लगाएगा। इसी तरह से अगर फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर पड़ने वाली रोशनी ज्यादा हो जाती है, तो अब फोटो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एमिटर जंक्शन इसमें से गुजरने वाले करंट को कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसकी वजह से ज्यादा करंट गुजरेगा और अब कैपेसिटर उतनी ही सर्टेन वोल्टेज को पहुंचने के लिए कम वक्त लगाएगा। तो लिहाजा अब एससीआर को वो ट्रिगर वोल्टेज जो हम यहां पर जनरेट करना चाह रहे हैं वो जल्दी मिल जाएगा पहले की निस्बत। तो एलईडी की लाइट ज्यादा तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा और एससीआर को ट्रिगर सिग्नल जल्दी मिल जाएगा।
SCR को ट्रिगर सिग्नल जल्दी मिलने का मतलब ये हुआ कि अब AC सोर्स वोल्टेज का कम पार्ट गुजरा होगा और ज्यादा पार्ट अब लोड के लिए अवेलेबल होगा, उसके ऊपर ड्रॉप हो जाएगा। और इसी तरह से जब ये रोशनी कम होगी एलईडी की, तो फोटो ट्रांजिस्टर के अंदर से गुजरने वाला करंट भी कम होगा, तो लिहाजा कैपेसिटर देर से चार्ज होगा, जिसकी वजह से SCR को ट्रिगर सिग्नल देर से मिलेगा और उस वक्त तक सोर्स AC वोल्टेज का ज्यादा हिस्सा गुजर चुका होगा और थोड़ा हिस्सा लोड के ऊपर ड्रॉप होगा। तो डीसी सिस्टम्स के अंदर ये चीज बहुत आम है, इसको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहा जाता है जब हम डीसी सिस्टम्स के साथ डील करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि लोड के ऊपर ड्रॉप होने वाली जो एवरेज पावर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब वो वेरी हो रही है। तो जब ज्यादा देर के लिए लोड कंडक्ट करेगा तो ज्यादा पावर इसको मिलेगी ज्यादा टाइम के लिए, और अगर कम देर के लिए ये कंडक्ट करेगा तो कम पावर मिलेगी कम टाइम के लिए। तो अब ये जो कैपेसिटर के आगे रेजिस्टर लगा हुआ है, इसकी मदद से अब SCR को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज उसके गेट के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी और ये R जो है इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने में काम आएगा। एक SCR का सिस्टम यहां पर बना के लगाया गया जिसकी मदद से लाइट की ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा रहा है। 4 वोल्ट्स का ट्रिगर चाहिए इस SCR को ट्रिगर करने के लिए, और पूछा यह जा रहा है कि इसमें ये जो एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है R 10% ऑन टाइम और 90% ऑन टाइम प्रोवाइड करने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो 10% ऑन टाइम का मतलब यह हुआ कि जब सोर्स AC वोल्टेज यानी जो 120 वोल्ट यहां पर प्रोवाइड किए गए, जब उसका 10% हिस्सा गुजर गया हो उसके बाद SCR को ट्रिगर किया जाए। और 90% ऑन टाइम का मतलब यह हुआ कि जब इस वेव के साइकिल का 90% गुजर चुका हो और 10% रह जाए तो उस टाइम पर इसको ट्रिगर किया जाए। तो ये ऑन टाइम्स हमने मालूम करने और इन टाइम्स के ऊपर इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर डायोड D1 5K का रेजिस्टर और जीनर डायोड जो कि रिवर्स बायस में लगा हुआ, ये मिलकर एक 10 वोल्ट्स का सोर्स प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जीनर के ऊपर हर हाल में 10 वोल्ट्स ड्रॉप होने जब ये सोर्स वोल्टेज 10 वोल्ट्स को एक्सीड कर जाएगा, तो लिहाजा ये 10 वोल्ट्स आगे इस रेजिस्टर और कैपेसिटर के नेटवर्क को दे दिए जाएंगे। तो यहां पर देखा जाए ये वेरिएबल रेजिस्टर R और कैपेसिटर जो कि 0.12 माइक्रोफैरेड का है, ये मिलकर एक RC सर्किट बना रहे हैं। तो अगर इस रेजिस्टेंस को वेरी किया जाए तो इसके वेरी करने से कैपेसिटर का चार्जिंग रेट वेरी किया जा सकता है, कैपेसिटर को जल्दी या देर से चार्ज किया जा सकता है। तो रफली रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही करंट उसमें से गुजरने वाला कम होगा, लिहाजा कैपेसिटर देर से चार्ज होगा, SCR देर से ट्रिगर होगा और लाइट के अंदर से जो करंट गुजरेगा वो देर से गुजरना शुरू होगा और देर से उसके ऊपर एक वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू होगा। और ये वोल्टेज ड्रॉप चूंकि टाइम के साथ साथ कम होता है एक AC सिग्नल के हिसाब से देखा जाए, तो लिहाजा एवरेज पावर अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितनी लाइट को मिलेगी वो कम मिलेगी। तो जितनी ये रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम कम होगा और उसी हिसाब से उतना ही जल्दी SCR को ट्रिगर किया जा सकेगा और उतना ही ज्यादा हिस्सा इस 120 वोल्ट्स का लाइट के ऊपर ड्रॉप किया जा सकेगा उतने ही ज्यादा टाइम के लिए, जिसकी वजह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम एवरेज पावर ड्रॉप लाइट के ऊपर ज्यादा हो जाएगा और लाइट की ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी।
तो यहां पर एक चीज नोट की जा सकती कि यहां पर कोई भी डायोड ब्रिज नहीं लगाई गई, रेक्टिफायर ब्रिज नहीं लगाई गई, तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ उसी को ही यूटिलाइज किया जा सकेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल को यूटिलाइज नहीं किया जा सकेगा। तो जितने टाइम के बाद कैपेसिटर 4 वोल्ट्स का चार्ज एक्वायर कर चुका होगा, उस टाइम के एतबार से कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन ये बनती है। तो जितना टाइम एक सर्टेन वोल्ट्स को रीच करने में ये कैपेसिटर लेगा, वो टाइम यहां पर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इस सर्किट में देखा जा सकता है कि आरसी भी मौजूद है। आरसी ये वही वाले आर और सी हैं जो कि आर हमारे सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे लगा हुआ और कैपेसिटर 0.12 माइक्रोफैरड। उसके अलावा रहा सवाल VCT का, तो VCT वो वोल्टेज है जो कि कैपेसिटर टाइम t सेकंड्स के बाद एक्वायर कर चुका होगा, और V0 इस RC सर्किट की इनपुट सोर्स वोल्टेज है जो कि हमारे केस में 10 वोल्ट्स है। तो यहां पर C की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, R की वैल्यू हम मालूम करना चाहते हैं। तो R की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इस टाइम T का भी पता होना चाहिए, जितने टाइम में ये कैपेसिटर चार्ज होगा एक सर्टेन वोल्टेज को जो कि VCT है, और इस VCT का भी पता होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद, यानी कि जो कि 10% और 90% हमें बताया गया, स्पेसिफाई किया गया, उस टाइम के बाद ये कैपेसिटर 4 वोल्ट्स का चार्ज एक्वायर कर ले, ताकि ये 4 वोल्ट्स आगे SCR के गेट को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। तो VCT यहां पर 4 हो गया, और अब रहा सवाल T का। तो इस इक्वेशन में अब ये सारे लवाजमात जो हमें पता चल गए वो हमने सब्स्टिट्यूट किए। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें T इक्वल 0.511 RC मिला। तो 10% ऑन टाइम के केस में जितना टाइम कैपेसिटर को 4 वोल्ट्स एक्वायर करने में लगेगा वो हम निकालना चाहते हैं, और 90% ऑन टाइम के केस में जितना टाइम 4 वोल्ट्स को एक्वायर करने में कैपेसिटर को लगेगा हम वो टाइम निकालना चाहते हैं। तो ये 2 डिफरेंट टाइम्स निकलेंगे। तो चूंकि यहां पर हाफ साइकिल मौजूद है और बाकी हाफ साइकिल जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल है वो मौजूद नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक जो पॉजिटिव हाफ साइकिल मौजूद है उसी को कंसिडर किया जाएगा अपनी सारी की सारी कैलकुलेशंस करने के लिए। तो अब देखा जाए तो एक हाफ साइकिल का ड्यूरेशन दिए गए डाटा के मुताबिक क्या बनता है। तो दिए गए डाटा के मुताबिक जो 120 वोल्ट AC का सिग्नल था उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उसका जो टाइम पीरियड बनेगा वो 1/60 बनेगा, और अगर उस टाइम को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, चूंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हाफ साइकिल है, दूसरा हाफ साइकिल मौजूद नहीं है, तो आधे टाइम के लिए बेसिकली हमें वो वेव मिल रही होगी। तो इस टाइम को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 8.33 मिली सेकेंड्स बनता है। यानी कि पूरा हाफ साइकिल जो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे लिए अवेलेबल है सिस्टम में इस वक्त वो 8.33 मिली सेकेंड्स का होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि 10% ऑन टाइम मिल जाए, यानी इस वेव का, इस साइकिल का 10% गुजर चुका हो, उसके बाद जितना टाइम गुजर गया हो, तो वो हम सिंपली 8.33 का 10% निकालकर हासिल कर सकते हैं, यानी कि
साइकिल के ड्यूरेशन को अगर 10% से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो टाइम आ जाएगा जितने टाइम के बाद इस पॉजिटिव हाफ साइकिल का 10% गुजर चुका होगा, और इतने टाइम के बाद हम SCR को ट्रिगर करना चाहते हैं और जिसके ऊपर R मालूम करना चाहते हैं। इसी तरह से 90% ऑन टाइम के लिए हम ये मालूम करेंगे कि वेव का 90% जब गुजर गया होगा तो उस टाइम पर कितना टाइम लग गया होगा। तो 7.5 मिली सेकेंड्स के बाद इस पॉजिटिव हाफ साइकिल का 90% गुजर गया होगा, 10% रह गया होगा। तो इस टाइम पे अगर हम ट्रिगर करते हैं SCR को तो सिर्फ और सिर्फ वेव का 10% जो पार्ट होगा वो लोड पर ड्रॉप होगा। इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर हम 10% ऑन टाइम के मुताबिक R मालूम करना चाहें तो T की जगह पर 10% ऑन टाइम के हिसाब से जो टाइम कैलकुलेट किया गया था यानी कि 0.833 मिली सेकेंड वो सब्स्टिट्यूट करें। कैपेसिटर की जगह 0.12 माइक्रोफैरड। तो यहां पर R हमें 13.6 किलो ओम्स मिल जाता। और इसकी अगर फिगर के साथ डेमोन्स्ट्रेशन देखी जाए तो वो कुछ यूं बनती है कि सबसे ऊपर एक AC सिग्नल है जो कि 120 वोल्ट्स का दिया हुआ था, और दरमियान में जीनर का वोल्टेज VZ से जाहिर किया गया, और उसके अलावा कैपेसिटर का जो वोल्टेज है VC से जाहिर किया गया। तो कैपेसिटर को जितनी देर लग रही है 4 वोल्ट अचीव करते करते वो 10% ऑन टाइम के हिसाब से, यानी कि जब ये कैपेसिटर इस सूरत हाल में चार्ज होता है 4 वोल्ट तक तो उस वक्त आप देख सकते हैं तकरीबन इस पॉजिटिव हाफ साइकिल का 10% गुजर गया होता है। तो लास्ट वाली कर्व में आप देख सकते हैं कि लोड का जो वोल्टेज है यानी लोड अब इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स कंडक्ट करना शुरू करता है, और जो बाकी वोल्टेज बच जाता है AC का जो पार्ट है वो लोड के ऊपर ड्रॉप हो जाता है। इसी तरह से जीरो क्रॉसिंग आ जाती है, नेगेटिव हाफ साइकिल रिकॉग्नाइज नहीं होता, उसके बाद फिर से जीरो क्रॉसिंग आती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, सेम फेज के ऊपर ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, और उसी हिसाब से 10% ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजर चुका होता है, बाकी 90% जो है वो अब लोड के ऊपर ड्रॉप हो जाता है। इसी तरह से 90% ऑन टाइम के हिसाब से अगर T की वैल्यू 7.5 मिली सेकेंड जो कि हमने निकाली वो इसमें सब्स्टिट्यूट की जाए तो R की वैल्यू 122 किलो ओम्स बनती है। तो इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि अब सेम 4 वोल्ट्स का चार्ज एक्वायर करते करते कैपेसिटर को ज्यादा देर लगी, यानी कि अब 90% ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजर चुका था और 10% रह चुका था। वो 10% पॉजिटिव हाफ साइकिल अब लोड के ऊपर ड्रॉप होगा, जो कि थर्ड वाले कर्व में आपको बासानी नजर आ रहा है। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशन के दौरान पूछ सकते हैं, या उसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।